हमारे पास टाइम रहेगा तकरीबन। एपोजिशनल ग्रोथ, 3 तरह की ग्रोथ जो है वो अमूमन हड्डी में हम देखते हैं। हड्डी की एक ग्रोथ है दैट इज़ नोन एज द एपोजिशनल ग्रोथ। इसमें वाइडनिंग ऑफ द बोन, हड्डियाँ चौड़ी होती हैं चौड़ाई की शक्ल में, जैसे हमारी ये कार्टिलेज बोन है, हमारी क्लेविकल है, हमारी स्कैपुला बोन है, जो चौड़ाई की शक्ल में अपने आप को चौड़ा करती हैं। मोरे हैं, चौड़ाई की शक्ल में अपने आप को चौड़ा करते हैं। बोन टिश्यू एड ऑन सरफेस बाय ओस्टियोब्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट होगा पेरिओस्टियम के अंदर ही अंदर, और मेडुलरी कैविटी मेंटेन करती है ओस्टियोक्लास्ट को। अब आप ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट दोनों चीज़ों का पता है ना, नए खुलिये बनना और खुलियों को तोड़ फोड़ कर रीयूज़ करने के काबिल बनाना। तो ओस्टियोब्लास्ट में नए खुलिये बना करना और ओस्टियोक्लास्ट में पुराने खुलियों को तोड़ फोड़ कर रीयूज़ करना, उसे रीसाइकिल करना, ये दोनों काम हड्डी में पेरिओस्टियम के नीचे नीचे चल रहे होते हैं। तो इसमें एपोजिशनल ग्रोथ, एक है लेंथनिंग ऑफ द बोन। तो जो बोन की लंबाइयाँ जो हैं, इसमें एपिफिजियल प्लेट्स एनलार्ज बाय कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी उस एरिया में ब्लास्टिंग बड़ी तेज़ी से हो रही होती है, तो उसको हम नैलारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्ड्रोब्लास्ट। तो कॉन्ड्रोब्लास्ट का प्रोसेस मैक्सिमम चल रहा होता है और मैट्रिक्स कैल्सीफाइज, और वो तमाम मटीरियल, ये मैट्रिक्स ग्राउंड मैट्रिक्स जितना था उसमें कैल्शियम की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी तो कैल्सीफाइज होती चली जाएंगी, उसमें कॉन्ड्रोसाइट्स ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे और इसकी डिस्टिंक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है, हड्डी की लेंथ जो है वो आना शुरू हो जाती है। बोन टिश्यू प्लेसिस कार्टिलेज ऑन डायाफिसिस साइड्स, और इस तरह हड्डी के ऊपर कार्टिलेज जो है वो डायाफिसिस पर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हड्डी नीचे से मजबूत हो जाती है और हड्डी अपनी जगह खड़ी हो जाती हैं। रीमॉड्यूलिंग, अब एक हड्डी तोड़ फोड़ का शिकार हो रही है, बीमार हो रही है या टूट गई है तो रीमॉड्यूल कैसे होती हैं? हमारी लाइफ जितनी छोटी होती है उतनी हमारी मॉड्यूलिंग ज़्यादा होती है, और 35 के बाद हमारी लाइफ में रीमॉड्यूलिंग आना शुरू होती है। 35 साल तक हमारी ग्रोथ है, तो 35 साल के बाद हमारी रीमॉड्यूलिंग शुरू हो जाती हैं। तो 35 ईयर्स के बाद जब हड्डी तोड़ फोड़ का शिकार होगी, अगर वो नई जन्म ले रही है तो उसे हम रीमॉड्यूल कहेंगे। ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन बोन, अगर डायरेक्ट कोई चोट वोट लग जाए, देयर टिश्यूज नीड्स टू बी रिप्लेस्ड। उनमें क्या है, ओस्टियोक्लास्ट होगा, टेकअप बोन ब्रेक डाउन हो जाती है, रिलीज कैल्शियम आयन रिलीज़ करती है, उसमें फास्फेट्स रिलीज़ होते हैं टू बॉडी फ्लूइड्स फॉर्म बोन। तो ये कैल्शियम और फास्फेट हमारी बॉडी फ्लूइड, वो प्लाज्मा फ्लूइड, प्लाज्मा सेल्स, वो सारे मिलकर आपस में हमारी नई हड्डी के बनने में, जन्म देने में मदद फराहम करते हैं, जिसे हम ओस्टियोक्लास्ट के नाम से याद करते हैं। ओस्टियोब्लास्ट फॉर्म न्यू बोन बाय सेक्रेटिंग ओस्टियाइड। ये नए खुलिये जन्म देने में हमें ओस्टियोक्लास्ट की मदद से हम रीमॉड्यूल कर रहे होते हैं अपनी बोन को, हड्डी को। इसी तरह आइडियली ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोब्लास्ट वर्क एट द सेम रेट। अगर ये ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट अगर एक साथ चलते रहें तो हमारी हड्डियों की सेहत अच्छी रहती है। अगर ये दोनों बिगाड़ आ जाए, इनमें तज़ाद पैदा हो जाए, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट में तवाज़न ना रहे, तो फिर हड्डियाँ तोड़ फोड़ का शिकार तेज़ी से होंगी और बीमार होती चली जाएंगी। ब्लड, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू हमने पढ़ा, अब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं, और आप ये देख रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हमारा सबसे लंबा है, इसमें ज़्यादा स्लाइड्स हैं, और हमारी जिस्म का ज़्यादातर हिस्सा कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है। और इस कनेक्टिव टिश्यू का ये आखिरी पार्ट है ब्लड। ब्लड के बाद हम मसल्स पर और फिर हम नर्व्स पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। तो फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट वेस्ट गैसेस न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा हार्मोन्स थ्रू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये ट्रैवल करवाने में मदद देता है। हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, प्रोटेक्ट्स बॉडी बाय फाइटिंग इन्फेक्शन, क्योंकि इसी के अंदर WBCs और प्लेटलेट्स मौजूद हैं। डिराइव्ड फ्रॉम मीज़नकाइम, वो जो पहला टिश्यू है हमारा एपिथेलियम टिश्यू, मीज़नकाइम स्ट्रक्चर जो था जिससे मिलके ये इसी के अंदर पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं ब्लड जो है ना, खून जो है ये बेहतरीन स्टेम सेल है। तो खून में बेशुमार स्टेम सेल्स पाए जाते हैं, उसमें जो मीज़नकाइम खुलिये होते हैं वो हम ले लेते हैं, और ये मीज़नकाइम हमारे प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। हिमाप्टोसिस, ये हिमाप्टोसिस डेवलप होती है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये ब्लड सेल्स जो हैं अकर्स इन रेड बोन मैरो, ये रेड बोन मैरो में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है ये जन्म लेती है। इन अडल्ट्स एक्सियल स्केलेटन, जो हम बालिग लोग होते हैं उनमें जो बालिग लोग होते हैं उनमें एक्सियल स्केलेटन, यानी ये हमारे जो एक्सियल स्केलेटन कहलाता है, हमारी स्पाइन, हमारे बाजू और टांगें, इनकी जो हड्डियां हैं ये एक्सियल स्केलेटन कहलाती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन इस तरह ग्रिडल एरिया, प्रॉक्सिमल
एपिफिसिस ऑफ द ह्यूमरस एंड फीमर। तो जो प्रॉक्सिमल एरिया जो हैं, प्रॉक्सिमल एरिया मतलब जड़ के करीब के जो एरिया हैं वो इसमें पाए जाते हैं, नज़दीक तरीन एरिया, इनमें खून पैदा करने के या खून आरबीसी जो है या डब्ल्यूबीसी जो है इन एरियाज़ में ज़्यादा पैदा हो रहा है। ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स, जिससे हम आरबीसी के नाम से याद करते हैं, स्मॉल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग, मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड, नो ग्रैन्युलर फील्ड, और क्या कहते हैं उसको विद हीमोग्लोबिन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है। ये ऑक्सीजन को लेते हैं लंग से और ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारी सारे जिस्म के अंदर। ल्यूकोसाइट जो हैं डब्ल्यूबीसीज हैं, कंप्लीट सेल्स टाइप्स 5 होती हैं। ये फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इसके खिलाफ लड़ते हैं। स्टोर इन द बोन मैरो, और एमरजेंसीज़ के लिए हमें काम दे रहे होते हैं। प्लेटलेट्स जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये फ्रैगमेंट्स ऑफ द साइटोप्लाज्म होते हैं और ये साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होते हैं, ज़्यादातर जेली लाइक है स्ट्रक्चर है, और इसमें स्मॉल टीयर्स के जो प्लग्स होते हैं वो पाए जाते हैं खून की नालियों को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को इंटरस्टिशिएट क्लॉटिंग और खुलियों को जमने में मदद देते हैं, खून के जमने में या मुख्तलिफ़ खुलियों के ख़ास मुकाम पर जमने में मदद फराहम कर रहे होते हैं। अब हमारे पास हमने एपिथेलियम देख लिया जी, हमने कनेक्टिव टिश्यू देख लिया, अब हमारे पास मसल टिश्यू आ गया। यह लास्ट पेज है आपके पास आज, जो आज आपको पेज दिया है, ठीक है जी। बाजी सफ़ा एक रह गया तो मिनट किन्ने रहेगा ने 5 नहीं। मसल टिश्यू जी, मसल टिश्यू में मसल सेल्स, फाइबर्स, इनमें कुछ हम इनकी फंक्शंस देखते हैं, चीज़ें कुछ हैं इसमें। इलोंगेटेड, ये लंबाई के रुख हैं। अच्छा जी, मसल कितनी किस्म के हैं? चलो आगे तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आप भी बताएं मसल कितनी किस्म के हैं? मोस्टली मसल कितनी किस्म के हैं? 3 टाइप्स। 1 स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, क्या ये स्मूथ मसल्स नहीं हैं? अलग है। तो क्या ये कार्डिक जो मसल्स हैं इनका कोई ख़ास नाम है, कोई और नाम भी है? इनको कार्डिक मसल जुदा क्यों है? अच्छा जी बताएं जी। दिल के मसल्स हैं, ख़ास किस्म के मसल्स हैं ये जी, बताएं। कहते सर दिल की गल है, हम दिल च रहन दो। चलें, ओ बच्ची ने, बेटी ने बिल्कुल ठीक बताया है, तो हम करते हैं जिस पर बात करते हैं। मसल सेल्स, अच्छा जी, इलोंगेटेड, लंबाई के रुख में इलोंगेटेड मसल्स। हमारी बॉडी में एक शक्ल उनकी है कि ये इलोंगेटेड है। कंटेन मैनी मायोफिलामेंट्स, एक्टिन एंड मायोसिन। 2 तरह के ये फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं हमारे मसल जो हैं, एक एक्टिन है और एक मायोसिन है। तो जो हम गोल बोटी का गोश्त खाते हैं उसमें एक रेड फाइबर होता है, एक वाइट फाइबर होता है। तो वाइट फाइबर इज़ ए कोलेजन, वाइट फाइबर इज़ ए वाइट मायोसिन एंड वाइट फाइबर इज़ ए एक्टिन। क्या है ये? और मायोसिन रेड फाइबर है। अब रेड फाइबर ने जितना काम करना है ना, वो उसकी एक्टिन ने करवाना है। अगर हमारे मसल में ये जो स्केलेटल मसल्स हैं, ये सारे हमारे स्केलेटन में पाए जा रहे हैं, ये स्केलेटल मसल्स में अगर ये एक्टिन ना होती, अगर ये एक्टिन ना होती तो शायद, और इसी तरह आप वो देखिए जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट देखा, मायोपैथी ख़ास किस्म की, जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, उठने बैठने में चलने में दिक्कत होती है उन लोगों को, मसल आहिस्ता आहिस्ता ज़ाया हो जाते हैं जी। उसमें स्पाइनल एट्रोफी भी उसमें एक केस है उसमें, बिल्कुल। तो उसमें उन लोगों में एक्टिन काम करना छोड़ देती है। तो उन लोगों का सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है कि उनको एक्टिन पर डाला जाए। तो एक्टिन मार्केट में अब अवेलेबल हैं, केमिकल फॉर्म में मिलती है, दवाइयात की शक्ल में मिलती है, हम दे सकते हैं। उसकी एक किस्म हमारी खुराक में जिसे हम लेसिथीन कहते हैं, और वो लेसिथीन आपके पास होम्योपैथी में मौजूद है और हमारे पास अंग्रेज़ी तरीका इलाज में मौजूद है। हम वहाँ पर लेसिथीन के फिर इंजेक्शन लगाते हैं, तो उस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं। खैर, अच्छा जी, कंटेन मैनी मायोफिलामेंट्स, इसमें एक्टिन और मायोसिन पाई जाती है। उसमें फंक्शंस क्या हैं इनके? ये मूवमेंट देते हैं मसल्स में, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, हमारे ख़ास शक्ल में, ख़ास पोस्चर में कायम रखने में मदद फराहम करते हैं। जॉइंट स्टेबलाइजेशन होती है, अगर ये ना हो तो हमारे जॉइंट की ख़ास शक्ल ना रहे, जॉइंट ढीले पड़ जाएँ, खुल जाएँ, कमज़ोर हो जाएँ।
निकल जाएं। और हीट जनरेशन, ये मसल ही हमें हीट जनरेट भी कर रहा होता है। क्या कर रहे होते हैं? हमें हीट जनरेशन दे रहे होते हैं। तो इसी तरह, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म है वो सारा मसल में ही होना है ना, मेटाबॉलिज्म कहाँ होना है? तो वो मस्कुलर टिश्यू में ज़्यादा होना है। इस तरह आपके पास जो मस्कुलर टिश्यू में जो सबसे अच्छा आपके पास एक एडिपोज टिश्यू पड़ा हुआ है, तो एडिपोज टिश्यू ने मेटाबोलाइज करना है आपकी बॉडी में, तो वो एक पावर हाउस है। तो इस तरह हीट जनरेशन देता है। 3 टाइप्स इसमें स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल्स होते हैं। अच्छा जी, स्केलेटल मसल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वो कौन से मसल होते हैं जो स्केलेटल मसल होते हैं जी? हाँ जी, हमारे पूरे जिस्म में पाए जाते हैं। जो मसल्स हैं उनमें एक किस्म स्मूथ मसल्स की है, वो बच्ची ने बताते वक्त जिक्र भी कर दिया था, और ये इसके नाम से भी ज़ाहिर है, स्केलेटल मसल्स। तो ये स्केलेटल मसल्स जो हमारे स्केलेटन के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये हमारे इख्तियार में होते हैं। इनको वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। इरादी उज़लात, क्या कहते हैं इनको? इरादी उज़लात। ये हमारे इरादे के ताबे हैं। बाजू खोलना, फैलाना, चलना, भागना, दौड़ना, सांस लेना वगैरह वगैरह। तो ये सारे कौन से काम करते हैं? हमारे स्केलेटल मसल्स जो स्केलेटन के ऊपर हैं, और ये सब इरादी हैं। क्या आप सांस रोकें, रोक लिया, अब आपके इरादे में है कि गैर इरादे में है? हाँ, अब वो स्मूथ मसल है ना, ठीक है। अच्छा जी, स्केलेटल मसल्स जो हमारे इरादे में हैं। इस तरह स्मूथ मसल्स जो हमारे इरादे में नहीं हैं, जैसे फेफड़े की हरकत, जैसे आंतों की हरकत, गुर्दे की हरकत, जिगर का मसल्स का हरकत, उसका काम करना, ये हमारे इरादे में नहीं है। क्या ख्याल है आपका? है ना हमारे इरादे में कि नहीं है? ये सब के सब स्मूथ मसल्स हैं। इनको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स, और ये कहलाते हैं स्मूथ मसल्स। अब आ गए कार्डिक मसल्स। ये स्पेशल टाइप के मसल्स हैं, और हर 2 मसल्स के दरमियान में एक मखसूस किस्म की प्लेट होती है। ये मायोसिन पर ही मुश्तमिल है और एक्टिन पर ही मुश्तमिल है। इनके अंदर भी मायोसिन और एक्टिन है, लेकिन हर 2 फाइबर में। यहाँ हमने सबसे ऊपर एक लफ्ज़ पढ़ा है इलोंगेटेड। ये इलोंगेटेड हमें स्केलेटल में और स्मूथ में मिलता है, लेकिन कार्डिक में हमें इलोंगेटेड नहीं मिलता। ये स्पेशल टाइप के हैं। और हर 2 मसल जब आपस में जुड़ते हैं, हर 2 मसल जो आपस में जुड़ते हैं, एक मसल का मायोसिन दूसरे मसल के जब मायोसिन से मिलता है, तो इसके दरमियान में जो इंटरलिंक कनेक्ट है, वो जो इंटरलिंक कनेक्ट है, वो इंटरलिंक कनेक्ट मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स की मदद से है हर 2 मसल्स के फाइबर्स के दरमियान। जबकि दिल के पट्ठों में हर 2 मसल जो आपस में जुड़ते हैं, हर 2 मायोसिन जो आपस में जुड़ रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से नहीं जुड़ते हैं, वो एक ख़ास प्लेट की मदद से जुड़ते हैं। और ये जो प्लेट्स होती हैं, ये प्लेट हवा पर इनका जो स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एयर कंपोनेंट मौजूद है, उसके अंदर वाटर कंपोनेंट मौजूद है, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं जो वहीं पर अपना काम करते हैं, जो उसके लिए हैं। 2 मसल फाइबर को जोड़ने के इलेक्ट्रोलाइट्स अपना काम नहीं कर रहे होते हैं। क्लियर? तो इसलिए वो मखसूस प्लेटों की शक्ल से जुड़ते हैं। ये बाज़ हिस्सों में गोल है, गोलाई की शक्ल में, बाज़ हिस्सों में लंबूतरे हैं, लंबाई की शक्ल में, बाज़ हिस्सों में ये ओवल हैं, डायगोनल हैं, तिरछे हैं, ओब्लीक हैं। तो इसलिए इनकी शक्लें एक ही दिल के अंदर मल्टी, तो लिहाजा ये मखसूस टाइप के मसल्स हैं जिनको हम कार्डिक मसल्स के नाम से याद करते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर 3 तरह के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स। स्केलेटल मसल्स में ये हमारे पास एक ऑर्गन है, इसमें सेल है, और लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल बंडल्स की शक्ल में ये पाए जाते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एक सेल के अंदर, मसल के एक सेल के अंदर बेशुमार न्यूक्लियस मौजूद हो सकते हैं, और बीवियस स्ट्रिशियंस इसके अंदर मुख्तलिफ शक्लों के साथ ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। और स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होते हैं, ये हमारे इख्तियार में होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट इनके अंदर जो जुड़ा होता है, उनमें एंडोमायोसियम पाया जाता है जो सराउंडेड फाइबर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। इसमें पेरीम्यूजियम पाया जाता है जो कि बंडल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, और इसमें माइसियम पाया जाता है जो कि मसल की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये 3 मुख्तलिफ नाम हैं। जब कैंसर की कुछ मखसूस किस्मों में, जो जिल्द के कैंसर हो जाते हैं, जबड़े का कैंसर हो जाता है,
थ्रोट का कैंसर हो जाता है, तो वहाँ जाके हमें इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ये मसल्स में। तो इसलिए मसल्स का ये वाला पोर्शन, जो ये स्लाइड या इससे अगली जो स्लाइड है, ये काफ़ी अहमियत की हामिल है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्नेल की एनाटॉमी आपको बताई है, तो वो उस दिन मैंने आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सेज बताई थी। आप ये गूगल पर इनके PDF भी मौजूद है, इनको देख भी सकते हैं, इनको पढ़ें, ख़रीदें, किताबें ख़रीदें और इनमें सीखें। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा था कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है होप के ग्रुप में, वो मैसेज करे। किसी ने नहीं किया, किसी ने कोई मैसेज नहीं किया, सारे ही प्रोफेसर हो गए तुसी। किसी ने मैसेज नहीं किया उसमें, किसी ने सवाल नहीं पूछा। मैं बहुत ही अच्छी तरह समझा देता है फिर है कहो ना तुसी तो सर या तो समझ ही नहीं आई, मैं तो यही समझ नहीं आई, बस इतने हथी समझ आई है। ठीक 3:15 बजे तो बाद 2 मिनट उत्ते बाहर जाकर पूछांगा तो कुछ नहीं समझ आई होगी। क्या मेरी गल ठीक है कि गलत है? को गलत है नहीं। टू बोन्स, ये हड्डियों के साथ जुड़ते हैं और फेशिया के साथ जुड़ते हैं, स्किन बनाते हैं, स्किन के साथ जुड़ते हैं। और इनमें एक ओरिजिन होती है, एक इंजर्शन होती है। जहाँ से मसल शुरू होता है उसे ओरिजिन कहा जाता है, और जहाँ मसल ख़त्म होता है उसे इंजर्शन कहा जाता है। और इंजर्शन हड्डियों के साथ है और ओरिजिन उसके लिगामेंट्स के साथ है। ये बात आप याद रखिएगा, ओरिजिन लिगामेंट के साथ है, इंजर्शन हड्डियों के साथ है। मसलन ये एक मसल है, ये एक मसल है सारा। इसने जब हड्डी के पास आना है ना, तो हड्डी के पास आके अपने आप को ये चौड़ा करता है, फैला लेता है, चपटा हो जाता है। पीछे से ये गोल है, मोटा है या छोटा है जो भी है, ये चपटा करता है अपने आप को, चपटा करके हड्डी के ऊपर आता है और यूँ अब हड्डी के चारों तरफ लिपट जाता है। इसको, ये जो लिपटने का इसका जो अमल है, इसको कहते हैं एपोनीरोसिस। तो ये एपोनीरोन बनाता है, एपोनीरोस करता है और हड्डी के ऊपर चपट जाता है। ये रैफ तैयार करता है, इसको हम रैफ बोलते हैं। तो ये रैफ तैयार करेगा सबसे पहले और फिर हड्डी के ऊपर लिपट जाएगा, और वहीं ये उसकी इंजर्शन है। अच्छा जी, उसके बाद है कार्डिक मसल्स। इसके जो सेल्स हैं ये ब्रांचिंग और चेन्स ऑफ सेल्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये सिंगल और बाई न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें स्ट्रिशंस भी पाए जाते हैं और ये कनेक्टेड बाय द इंटर कैल्टेटेड डिस्क्स की शक्ल में, वो जो आपको बताई थी जी। कौन सी? चलो लिख लो जी, लिख लो जी, कहीं मिस हो गया होगा जी। ओरिजिन का मतलब जहाँ से शुरू होता है और इंजर्शन जहाँ जुड़ता है। जी हैं कि नहीं है जी? हाँ, जब ख़त्म होगा वही जुड़ेगा ना जी। एक मसल ख़त्म हो गया, उसने हड्डी के साथ ही जुड़ना है ना, ख़त्म होगा तो जुड़ेगा ना जी। ये 2 लाइनें हैं कि नहीं हैं? मिल गई? शुक्र, मैंने कहा शायद टाइपिंग में रह जाती हो। अच्छा जी, इसके अलावा कार्डिक मसल्स इनवॉलंटरी हैं और मायोकार्डियम हार्ट मसल्स हैं। पंप्स ब्लड थ्रू वेजल्स और कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। उसमें एंडोमीजियम है सराउंडिंग द सेल। ये एंडोमीजियम उस सेल के इर्द गिर्द जो पाए जाएंगे, ये सेल्स के आसपास पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर्स में सेल, ये स्मूथ मसल्स है, उसमें से हमने सिंगल सेल्स और यूनिन्यूक्लिएटेड नॉन स्टिशियंस हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी कहलाते हैं। 2 लेयर्स में ये पाए जाते हैं। एक ख़ास इसकी एग्जांपल दी है पेरिस्टालसिस, जो आंतों की हरकत है, आंतों की हरकत एक ख़ास एग्जांपल इसमें दी है। 2 लेयर्स ऑपोजिट ओरिएंटेशन, यानी अब देखें ना, एक आंत है, ये लंबाई वाली आंत है, इसमें आपको लंबाई के रुख भी मसल्स मिल रहे हैं, आपको गुलाई के रुख भी मिल रहे हैं। तो ये एक साथ दोनों मूवमेंट हो रही होती हैं। तो ये फाइबर नीचे ऊपर हरकत कर रहे होते हैं, और ये नीचे ऊपर हरकत इसलिए करते हैं क्योंकि ये फाइबर गुलाई की शक्ल में हरकत करते हैं। मसलन एक फाइबर यहाँ पर है, ये फाइबर अगर इसे नीचे लाएगा और ये अगला वाला फाइबर इसे रिलैक्स करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। अगला फाइबर इसे नीचे लाएगा, उसे अगला फाइबर इसे रिलैक्स करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। आप मेरी बात फॉलो कर गए? तो ये सर्कुलर मूवमेंट की वजह से ये वेव लाइक मूवमेंट डेवलप होती है। अब ये जो वेव लाइक मूवमेंट है, इसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। यानी यहाँ पर आपको बता रहा है ऑपोजिट ओरिएंटेशन, तो 2 मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस आपको एक साथ मिल रही होती हैं। तो सो दिस इज़ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और ये स्मूथ मसल्स की एग्जांपल है, और ये हमें हमारे इख्तियार में बिल्कुल नहीं है। फाउंड इन द हॉलो ऑर्गन्स, ब्लड वेजल्स में, कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट इसमें, एंडोम्यूजियम पाया जाता है सराउंडेड सेल्स के इर्द गिर्द में। हमें लो जी, लास्ट है हमारे पास ये टिश्यू में से नर्वस टिश्यू। 3 टिश्यू हमने पढ़ लिए। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कंडक्ट इम्पल्स। अच्छा जी, नर्व्स कितनी किस्म के हैं जी? हाउ मेनी टाइप्स नर्व्स आर द हाउ मेनी टाइप्स?
मिनट रह गए ना 10, तो सफ़ा रह गया आधा। सेंसरी नर्व्स होती हैं, हाँ हाँ, क्रेनियल नर्व्स होती हैं। और जी बोलें, नर्व्स कितनी टाइप के हैं? बच्चों आप DHMS कर रहे हो, कौन से साल में हो? वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर हर। और आप बेटा, क्लैपिंग फॉर हर आल्सो, द यंगेस्ट क्लास फेलोज। गुड, फर्स्ट ईयर। अच्छा जी, और कौन, आप कौन है? सेकंड ईयर। आप कौन है? आप कौन है? हो गया, बस 2 क्वालिफाइड है, बाकी सब स्टूडेंट है। वो क्वालिफाइड है, इधर कौन स्टूडेंट है? नहीं नहीं, DHMS में कौन स्टूडेंट है इस वक्त? ये सब आप क्वालिफाइड हैं। तो अडली खास तौर पर क्लैपिंग, ए कुड़ियों ने क्लैपिंग करो भाई, इन्होंने कुछ नहीं आता। मोटर नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं और एसोसिएटेड यानी मिक्स नर्व्स हैं। तो मोटर नर्व का क्या काम है? हरकत देना। सेंसरी का काम है मैसेज लाना। मोटर का क्या काम है? हरकत देना। और सेंसरी का क्या काम है? पैगाम रसानी। ठीक है। और एसोसिएट का क्या मतलब है? जो लगभग दोनों काम कर रहा होता है। जब फालज होता है तो कौन से नर्व का फालज होता है? अच्छा चलें, ये जो भी मैंने सवाल किया ना, इससे लगभग आप सब वाबस्ता हैं। आपके क्लिनिकल, मैंने इस सब्जेक्ट से हटकर आपसे ये बात करने लगा। सर 2 मिनट में इसको मैं मुकम्मल कर लूँगा, क्योंकि बाकी इसमें हमारे पास लेक्चर में क्योंकि तस्वीरें नहीं हैं, इसके बाद में हम सफ़े से भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अब कोई इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं आगे, वो जितना इम्पोर्टेंट है वो सफ़े से ही पढ़ा जाएगा। लेकिन ये जो सवाल अभी मैंने किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, आपसे मैंने कहा कि जो फालज होता है, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि उनकी हरकत बाकी रहती है लेकिन हिस्स ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उनकी हिस्स ख़त्म हो जाती है, हरकत रह गई, और कुछ लोगों में हरकत ख़त्म हो जाती है, हिस्स रह जाती है। छुआ जाना महसूस होता है उनको, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रही होती। ये ठीक है, दोनों टाइम मिल रही है तो आपको इसमें ना एसोसिएशन बहुत कम होती है। फालज किस चीज़ का नाम है? फालज इस चीज़ का नाम है जो मस्कुलो न्यूरल कंडक्शन है, एक मसल तक जो नर्व अपना पैगाम लेकर आ रहा है, वो हिस्स का पैगाम है या हरकत का पैगाम है, वो मोटर नर्व है या सेंसरी नर्व है, उसकी जो न्यूरो मस्कुलर कंडक्शन है, इन दोनों में जो जुड़ाव है, एक्चुअली ये फेलियर में जाता है, जिसे हम पैरालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिन लोगों में सेंस बहाल रहती है और मोटर ख़त्म हो जाता है, उनको आप यूँ कहें सेंसो मोटर कंडक्शन डिस्टर्ब हो गई उनकी। तो जिनकी सेंसो मोटर कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, उनके इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स आना शुरू हो जाते हैं। उस टिश्यू में पड़ा हुआ जो प्लाज्मा है, जो एक्सक्यूड कर रहा होता है, वो रिटेन नहीं हो रहा होता। इन लोगों में आप स्वेलिंग देखेंगे। क्या देखेंगे इन लोगों में? आप स्वेलिंग देखेंगे। एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही ट्रीटमेंट इनके इस पैरालिसिस को फीडअप करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, यहाँ लोकल टिश्यू में हीट बढ़ा दें। क्या बढ़ा दें? हीट बढ़ा दें। बस आप इसकी हीट बढ़ा के देखें, आप देखेंगे कि दवाइयाँ जो आपको फ़ायदा नहीं ज़्यादा दे रही थी, वो तेज़ी के साथ आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि लोकल मेटाबॉलिज्म लूज़ हो जाता है, गिर जाता है। और इनकी जी हाँ जी, आप इंफ्रारेड से हीट दे दीजिए। आप गर्म रेत की टकोर कर दीजिए, आप गर्म पानी की बोतल भरकर उसके पास रख दीजिए। आप कुछ किसी भी तरह से एनी फॉर्म ऑफ हीट आप उसको दीजिए, उसको आप धूप में लटा दीजिए। ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ हीट आप उसे दीजिए, ताकि उसका मेटाबॉलिज्म जो है थोड़ा एक्टिव हो और उसका जो सेंसो मोटर कंडक्शन जो डिस्टर्ब हुआ था, वो बहाल हो जाए। दसो ठीक है, सुने जी, मुझे बताएं। नहीं चलने दें, क्योंकि है इसमें फिर। और चलें जी, ये 2-3 स्लाइडें, इनको हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। इस पर हम बाद में बात कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये नर्व्स, न्यूरॉन्स, स्पेशलाइज्ड नर्व सेल्स कंडक्ट इम्पल्सेस, ये इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। इसमें सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होता है और एक्सोन होता है। एक सेल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेल बॉडी, एक्सोन और डेंड्राइट। तो करेक्टराइज्ड बाय नो मिटोसिस, यदि सेल रेप्लिकेशन, इसमें कोई मिटोसिस नहीं होती, यानी एक नर्व जब डेड हो जाता है तो उसकी जगह कोई नया नर्व पैदा नहीं होता। तो नर्व हमेशा अपने आप को दरख्त की जड़ों की तरह बढ़ाते रहते हैं, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेल मर गया और इसकी जगह एक नया सेल आ गया। सेल मरता नहीं है, ये सेल कट गया, जब ये कटा तो ये रेप्लिकेट नहीं होगा, बल्कि जब ये सेल कटा तो कटने के बाद बिल्कुल जैसे जड़ एक नई कोम्पल निकलती है, दरख्त में से एक नई कोम्पल निकलती है, एक नया बड निकलता है, इसी तरह इस नर्व में से मुख्तलिफ ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी उसके एंड से। जब वो ब्रांचें निकलेंगी और अगर कभी ये इसकी ब्रांच और इसकी ब्रांच जो एक ही था और कट गया था, इसकी ब्रांच और इसकी ब्रांच अगर कभी आपस में मिल गई तो दोबारा से नर्व काम करना शुरू कर देगा। और इस पर कम से कम वक्त लगता है जी 4 हफ्ते से 12 हफ्ते तक। इसलिए जब फालिज का मरीज़ या नर्वस ब्रेकडाउन का पेशेंट हमारे पास आता है, हम अपने पेशेंट को यही समझाते हैं कि आप मिनिमम 4 वीक्स वेट कीजिए। अगर ये 4 हफ्ते में, 4 हफ्ते से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब फालिज हो गया, फोड़ो 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 फोड़ो, ठीक करो ठीक करो, नहीं होता, होगा ही नहीं। 4 हफ्ते से पहले उसको वापसी होगी नहीं उसकी। आप मेरी बात समझ गए? तसल्ली में रहें, घबराएं नहीं, डोंट पैनिक। पेशेंट को भी तसल्ली दें, उसे टेक्निकली समझाएं कि अब यह नर्व कटा है, नर्व डैमेज हुआ है, नर्व बीमार हुआ है, ये ज़ाया हो गया, इसकी जगह नए नर्व में जिसने भी काम लेना है ना वो 4 हफ्ते में आएगा कम से कम। कुछ नहीं होने वाला इसको, घबराएं नहीं आप, बस इसको मैनेज करें आप। क्लियर? और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते, उसको 12 वीक्स में उससे नॉर्मल हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये फेलियर है। ये फेलियर मुआलिज की भी हो सकती है और ये फेलियर बॉडी के रिस्पॉन्स की भी हो सकती है। तब उसे आप देखें साथ साथ। जब हमारे 7-8 हफ्ते गुजर जाते हैं तो फिर हम कॉन्शियस होना शुरू हो जाते हैं अपने पेशेंट के लिए। कॉन्शियस तो पहले दिन से ही होते हैं, 2 तरह से होते हैं, एक तो उसकी सेहत के लिए होते हैं, दूसरा इनकम के लिए हो रहे होते हैं। कॉन्शियस तो पहले दिन से होते हैं, क्या ख्याल है? तो कॉन्शियस तो होना पड़ता है। तो करेक्टराइज इसमें मिटोसिस नहीं होती। लॉन्गिविटी और हाई मेटाबॉलिक रेट जो है वो इसमें पाया जाता है। देखें जी, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। अल्लाह चाहे तो असबाब पैदा कर दे रिस्क के, अल्लाह चाहे तो ना असबाब पैदा करे। अल्लाह ने चाहा तो वो 1 से कई लाख बन जाते हैं और अल्लाह चाहे तो लाखों भी मिनटों सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ तक मरीज़ से पैसे लेने की बात है, वो तो रिस्क अल्लाह ने हमें तक भेजा है, तो ईमानदारी के साथ उसके साथ काम करें, तो नीयत अच्छी रखें उसके लिए, सेहत के लिए भी। ज़ाहिर अल्टीमेटली पैसे ही कमाने हैं हमने, तो इस तरह से पैसे कमाएं, उसे भी ना दुखें और हमें भी ना दुखें। हमें उस शक्ल में वो पैसा दुखता है जब हमारी औलाद बेबाक हो जाती है, जब हमें नुकसान पहुंचता है, वो पैसा चोरी हो जाता है, या वो कोई उधार मांग के ले जाए और वो वापस ना दे वही पैसा ना, तो फिर वो पैसा हमें चुभता है कि हाय अल्लाह, ये पैसा पता नहीं किस घड़ी में कमा लिया हमने, जो आज हमारे लिए वो बाल बना हुआ है। तो इसलिए पैसा तो कमाना ही है, लेकिन अल्लाह की अता में से कमाएं, अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से लें, तो वो हमें ज़्यादा फ़ायदा है। नर्वस टिशू जो है ये स्पोर्ट सेल्स, इसमें न्यूरोगैंग्लियल है, इसमें गैंग्लियन डेवलप हो जाते हैं, ये नरिशमेंट देते हैं, इंसुलेट करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। ये गैंग्लियन क्या है? गैंग्लियन ये है कि एक नर्व इधर से आया, एक 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 इधर से, एक इधर से, सब मिलकर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। हर नर्व की सेल बॉडी आखिर पर आकर एक जगह इकट्ठी हो जाती है और बेशुमार सेल की बॉडीज़ आपस में मिलकर एक बड़ी सेल बॉडी बना लेती हैं। तो इसकी मिसाल किताबों में तो सीवरेज सिस्टम से दी गई है कि घरों के सारे पाइप निकल के एक गटर में आके इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा ही है ना। लेकिन मैं ये मिसाल की अता की है, तो अब उसमें ऐसा है कि तमाम सेल बॉडीज़ इकट्ठी होकर एक बड़ी सेल बॉडी बना देती हैं, उससे हम कहते हैं न्यूरल गैंग्लिया। और ये छोटे दिमाग हैं, हमारे जिस्म में सैकड़ों न्यूरो गैंग्लियान्स पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं साथ साथ बेशुमार न्यूरो गैंग्लियान्स मौजूद हैं, छोटे छोटे दिमाग मौजूद हैं, पेट में, टांगों में, पिंडली में, बाजू में, गर्दन में, दिमाग के आसपास के एरिया में, नीचे मसल्स में, हमारी आंखों के पीछे, कानों के पीछे वगैरह वगैरह, एवरीवेयर बेशुमार न्यूरो गैंग्लियन्स मौजूद हैं। ये न्यूरो गैंग्लियन्स हमें सपोर्ट दे रहे होते हैं, हम वहाँ मुकामी तौर पर ही फैसले करके फ़ारिग कर रहे होते हैं। न्यूरो गैंग्लियन तक फ़ैसला आता है, ना हो तो स्पाइन तक जाता है, ना हो तो ब्रेन तक जाता है। दिमाग से निकलने वाले तमाम नर्व जो हैं
वो क्रेनियल नर्व्स कहलाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले तमाम नर्व पेरिफेरल नर्व्स कहलाते हैं। और इसके अलावा नीचे ये सारे हमारे गैंग्लियॉन्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और इसमें सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है सेल्स में, ये सैटेलाइट सिस्टम के साथ अपना काम कर रहे होते हैं। इनमें श्वान सेल्स पाए जाते हैं, इनमें माइक्रो गैंग्लियॉन्स मौजूद होते हैं और इसमें ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। अब ये वो सैटेलाइट सेल्स इसमें पाए जाते हैं, सराउंड सेल बॉडीज़ विद इन द गैंग्लिया। एक गैंग्लिया जो तैयार होता है, उस एक गैंग्लिया का एक ख़ास नर्व या एक ख़ास ब्रांच निकल कर वो दूसरे गैंग्लिया तक अपना पैगाम देती है। फिर वो एक गैंग्लिया से दूसरे गैंग्लिया तक पैगाम जाता है, फिर एक गैंग्लिया से दूसरे गैंग्लिया तक पैगाम जाता है। तो ये एक गैंग्लिया जब डिस्टर्ब होता है तो सारे गैंग्लियन उसके इर्द गिर्द टिश्यू के एक्टिव हो जाते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए 2-3 इंच स्क्वायर के अंदर आपको बेशुमार गैंग्लिया मिल जाते हैं और ये बेशुमार गैंग्लिया आपस में एक सैटेलाइट निज़ाम के थ्रू अपना काम करते हैं। तो वो जो खुलिया एक गैंग्लिया से दूसरे तक जाता है, वो जो सेल जो फाइबर जाता है, उसे हम सैटेलाइट फाइबर के नाम से याद करते हैं। तो ये सैटेलाइट फाइबर जो है वो एक्टिव होकर अपने काम कर देता है। हर एक्सॉन के ऊपर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो एक्सॉन है उनके ऊपर एक श्वान शेल जो है वो चढ़ा होता है। ये श्वान शीट कहलाती है, मिस्टर श्वान के नाम से इसको याद किया जाता है। एक जिस तरह तार के ऊपर इंसुलेटर है ना, इंसुलेटर। बाज़ तारों को आप देखेंगे पहला एक इंसुलेटर उतारेंगे, नीचे से एक और इंसुलेटर होता है, फिर एक तार नीचे मौजूद होती है। तो ऐसी तारें ज़्यादा सेहतमंद होती हैं। जिन तारों के ऊपर एक ही इंसुलेटर होता है तो वो तारें ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं, वीक भी होती हैं। ठीक है जी। तो इंसुलेटर है। अब हमारे हर नर्व के ऊपर एक इंसुलेटर चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर एक इंसुलेटर, फिर उसके ऊपर एक और इंसुलेटर, तो 2 इंसुलेटर हैं। ये 2 इंसुलेटर जो हैं ये श्वान शीट कराते हैं। हर 2 इंसुलेटर के दरमियान में एक ये बाहर वाला लेयर, एक ये अंदर वाली लेयर और ये नीचे जाने वाला नर्व। इस नर्व के ऊपर ये एक शीट, इसके अंदर एक फ्लूइड है और इस शीट के अंदर एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड में और इस फ्लूइड में एक एक्सचेंजिंग होती है। इसमें सोडियम और पोटाशियम आयन की एक्सचेंजिंग होती है, जिससे हमारा पैगाम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता है। दिमाग से लाने वाला, दिमाग तक जाने वाले जो पैगामात हैं वो इस सोडियम और पोटाशियम पर बेस कर रहे होते हैं। ये सब श्वान के ऊपर कवर करते हैं और इन्हीं में वो माइक्रोग्लिया जो फेगोसाइट्स, इस नर्व पर अगर कोई बीमार या कोई बीमारी पैदा करने वाला जरासीम अगर हमला कर दे तो इन्हीं गैंग्लिया के अंदर मौजूद कुछ खुलिये पाए जाते हैं जो फेगोसाइट करते हैं और उनको मार भगाते हैं। इसी तरह ओलिगोडेंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, ये प्रोड्यूस माइलिन शीट्स अराउंड द एक्सॉन। अगर कहीं की माइलिन शीट, ये श्वान शीट अगर किसी की ज़ाया हो जाए, माइलिन शीट अगर ज़ाया हो जाए तो ये नई शीट पैदा कर देते हैं। और इपेंडिमल सेल्स, इसमें लाइंस ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सिलिएटेड और हेल्प सर्कुलेट CSF, जो स्पाइनोकार्डिक, जो दिमाग में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है उसकी ट्रैवलिंग करने में मदद फराहम करता है। और इसी तरह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इस पर ये नर्वस टिश्यू सारे कंट्रोल में देते हैं। इंटीगुमेटरी सिस्टम फंक्शंस, इंटीगुमेटरी सिस्टम फंक्शंस में इसके जो हमारे जैसे जिल्द है, बाल हैं, नाखून हैं, इन सब को हम इंटीगुमेटरी के नाम से याद करते हैं। फंक्शंस प्रोटेक्शन है, मैकेनिकल, थर्मल और केमिकल, अल्ट्रावायलेट से हमें प्रोटेक्शन दे रहा होता है। यदि सूरज की शुआएं हमारी जिल्द पर पड़ती हैं, केमिकल जिल्द पर गिरते हैं, हरारत पड़ती है या कोई मैकेनिकल चोट वोट लगती है तो हमारी जिल्द हमें बचाती है। क्या ख्याल है, बचाती कि नहीं बचाती? तो बचाती है। इसी तरह कुशन्स और इंसुलेट डीपर ऑर्गन्स हमारे अंदर के ऑर्गन्स की हिफाजत करती हैं और उसको चोट वोट लगने पर इंसुलेट करती हैं, उसको एक ख़ास कुशन फ्राहम करती हैं, करती ना कुशन फ्राहम हमारी जिल्द। इसी तरह हमारी प्रिवेंशन ऑफ द वाटर लॉस, अगर ये जो प्लाज्मा जिस्म के अंदर पाया जा रहा है, अब जिन लोगों को बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो जलता है तो वो ऊपर वाली लेयर जल जाए तो नीचे से प्लाज्मा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है ना, तो प्लाज्मा निकलता है। ये जो प्लाज्मा अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो पसीना आएगा तो प्लाज्मा वो बाहर फ्लूइड निकलेगा, वेस्ट मटेरियल आएगा। अगर ये जिल्द ना होगी तो नीचे से प्लाज्मा बाहर आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें नुकसान पहुँचता है। तो ये हमारी प्लाज्मा को भी बचाता है, वाटर लॉस को देता है। और थर्मो रेगुलेशन, जिल्द जो है वो हरारत को बरकरार रखने में मदद फराहम करती है। एक्सर्शन, जो हमारी हरकत है, हमारी मूवमेंट है, एक्सर्शन है, उसमें सॉल्ट, यूरिया और वाटर ये जिल्द के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। इसको एक्सक्रीट करने में, एक्सर्शन के दौरान इसको एक्सक्रीट करने में मदद फराहम करता है। मुख्तलिफ नमकियात को, यूरिया को और वेस्ट प्रोडक्ट को, वाटर को सेंसरी रिसेप्शन दे रही होती है हमारी जिल्द। हमारी लम्स है जिल्द। स्किन में एपिडर्मस जो है ये एपिथेलियम पर मुश्तमिल है, डर्मस जो है ये कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है,
और हाइपोडर्मस या जिसे हम सब क्यूट्स के या सब डर्मस के नाम से जिसे हम याद करते हैं, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल है। अब ये जितने नाम पढ़ रहे हैं पिछली सारी स्लाइडें ज़हन में आ रही हैं जी। तो एनक्रोस स्किन टू द बोन और मसल्स ये एनक्रोस तैयार करते हैं। स्किन अपेंडेजेस ग्रोथ हो जाती है अपेंडेज इसके ऊपर एपिडर्मस के ऊपर, जैसे हमारे हेयर फॉलिकल है जिनसे बाल निकल रहे हैं, हेयर फॉलिकल में स्वेट ग्लैंड्स हैं या स्पेशियस ग्लैंड्स हैं, चिकनाइयाँ पैदा करने वाले जो गुदूद हैं, नाखून हैं, ये हमारी डर्मस के ऊपर पाए जाते हैं। डर्मस की जो लेयर्स हैं हाईली इन्वर्टेड है, ये अपने आप को बड़ी तेज़ी से जो है ये बदलती रहती हैं, अंदर की तरफ जुड़ाव होता है इनका मुख्तलिफ ऑर्गन के साथ और हाईली वैस्कुलराइज्ड है। इनके अंदर खून की नालियों के बेशुमार गुच्छे हैं, कोलेजन पाया जाता है, इनमें इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। ख़ास तौर पर 2 तरह की लेयर है, उनमें पेपलरी लेयर है, इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स इसके अंदर काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। और इनर्वेशन है, ये अंदर से जुड़ी होती है नर्व्स के साथ, ऑर्गन्स के साथ, बाकी टिश्यूज़ के साथ जुड़ी हुई है। दे दें जी 2 4 6 लाइनें रह गई होंगी। रेगुलर लेयर्स हैं, डेंस रेगुलर सीटी है, ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड जो है सैबम पैदा करते हैं, जो दूध चिकनाइयाँ पैदा करते हैं। ये 2.5 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स राउंड अबाउट हमारी पूरी जिल्द पर पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स फाइबर्स और उनकी भी इनर्वेशन होती है अंदर की तरफ से। हाइपोडर्मस हमारे जो जिल्द का जो निचला हिस्सा है जिसे हम हाइपोडर्मस कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सुपरफिशियल फेशिया, इसे हम बैरूनी सतह के लेयर के नाम से भी याद करते हैं। एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, ये स्टोर करता है फैट को और एनक्रोस स्किन टू द मसल्स को स्किन तक जोड़ने में मदद फराहम कर रहा होता है और ये हमारी अंदरूनी अज़ा की इंसुलेशन देता है। ये 2 लेक्चर मुकम्मल हो गए जी। आगे टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको दी गई हैं, बताई गई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। अब यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे क्वेश्चन राइज़ कीजिए। ये रहा